माय डियर्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। वीबीटी बोलते हैं आप इसको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये मॉडर्न कंसेप्ट है, यानी जो मॉडर्न कंसेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें दो चीज हम पढ़ते हैं। एक हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की और एक बात करते हैं एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दो चीज की बात करते हैं, ठीक। अब बात ये आती है कि कोई भी नई चीज या नई थ्योरी के बारे में हम बात क्यों करते हैं, कब करते हैं। वो हम तब करते हैं जब पुरानी थ्योरी फेल हो चुकी होती है। बट हर चीज के फेलियर के कोई ना कोई रीजन जरूर हुआ करते हैं। तो पहले ये चेक करते हैं कि पुरानी थ्योरी क्या थी। तो उसे आप बोलते हैं लुईस थ्योरी या लुईस स्ट्रक्चर्स या ऑक्टेट रूल के बेस पे जो थ्योरी थी उसको आप पढ़ते हैं। और उसमें आपने क्या किया था, वो क्या किया था। और हाँ, बोर्ड में मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये वीबीटी के पॉइंट्स हैं और एक एक पॉइंट्स को हम अच्छे समझेंगे और आगे चलेंगे। बट इससे पहले ये तो समझें कि भाई वो लुईस वाली जो थ्योरी थी वो फेल क्यों हुई थी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो लुईस वाली थ्योरी यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स जो आप बोलते थे उनमें ऐसी कमी क्या रह गई थी। एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, और आपने ऐसे बनाया और कहा कि H और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा। और अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा तो आप इसको दिखाते थे ऐसे H सिंगल बॉन्ड, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स थे जिसको आप बोलते थे बॉन्ड पेयर्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसको आप बोलते थे बॉन्ड पेयर्स। फाइन, चलिए एक काम करते हैं ना। अब एक और कंपाउंड लेता हूं जो ऐसा ही मिलता है F2, और आप समझ सकते हैं F के आउटरमोस्ट शेल में कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7, और इसके पास भी ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। और आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में भी एक ऐसा ही बॉन्ड बनेगा। और आप ये भी जानते हैं कि F सिंगल बॉन्ड F आप बना देंगे, दैट्स इट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी बॉन्ड को जब बनाएंगे तो एक सिंपल केमिस्ट्री का रूल है कि व्हेनेवर बॉन्ड इज फॉर्म्ड एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, ठीक। और अगर एनर्जी निकल रही है तो आप सोच के देखो जो H2 की जो बॉन्ड बना था उसमें जो एनर्जी निकली और जो F2 जब बना है तो जब बॉन्ड एनर्जी निकलेगी तो सेम होना चाहिए। सेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो दोनों ही केस में जो एनर्जी निकलनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। बट वी फाउंड द एनर्जी टू बी डिफरेंट, जिसे आप बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल द सिंगल बॉन्ड्स वर नॉट फाउंड टू बी सेम। और जैसे ऐसा हुआ तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दे पाए। फिर बात ये आती है कि हर एक एलिमेंट को ऑक्टेट ही क्यों पूरा करना है। तो उसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया था कि भाई ऐसा है कि ऑल द एलिमेंट्स टेंड्स टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ऑक्टेट रूल की बात की गई थी। बट फिर मॉलिक्यूल का शेप क्यों होता है भाई। अगर मान लीजिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करने की बात है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्यों होती है, उसका शेप क्यों होता है। ये सारी की सारी बातें जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे या लुईस थ्योरी थी यानी ऑक्टेट रूल पे बेस्ड थे जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आई थी वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और अब इस पर फोकस करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जितने पॉइंट्स हैं, मैंने ट्राई किया है कि आपके लिए कुछ पॉइंट्स बनाऊं और इन पॉइंट्स को एक एक करके हम जरा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए, अब वीबीटी किस चीज पे बेस्ड है, क्या कहती है। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल, फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ H2। तो आप ये कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ H2 में इलेक्ट्रॉन ऐसे हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐसे हुआ, और आप बचपन से ऐसे गोला बनाते आ रहे हैं, ऐसे से करके गोला। कभी आपने टीचर से ही पूछा होता कि भाई एक बात बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, कि आप इसको ऐसे दिखाओ, ऐसे। भाई हमें ये दिखाना होता है कॉमन एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सर इसे ऐसे दिखा दीजिए या आप कोई और शेप दे दीजिए। अब गोला ही क्यों बना रहे हैं। तो अगर आपने ये चीज वहां पूछी होती तो शायद टीचर आपको कुछ बताने की कोशिश करते, पर ये पूछते नहीं हम, तो टीचर बताते भी नहीं। खैर चलिए कोई बात नहीं, आपको पता लग जाएगा अभी कि गोले का कंसेप्ट क्या है, हम गोला गोला क्यों बनाते हैं। खैर चलिए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वीबीटी क्या बोलता है कि भाई देखिए, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो तभी हो सकती है जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। अच्छा, हम ऑर्बिटल्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जान चुके हैं कि शेल्स आर मेड अप ऑफ सब शेल्स।
सबशेल्स आर मेड अप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ऑर्बिटल्स में। तो भाई अगर मान लीजिए बॉन्ड बन रहा होगा तो ऑर्बिटल्स ही तो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स होते ही ऑर्बिटल में हैं तो पार्टिसिपेट कौन करेगा? ऑर्बिटल। एंड ऑर्बिटल्स क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि ऑर्बिटल्स आर 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी कि ऑर्बिटल बताता है इलेक्ट्रॉन कैसे किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका शेप क्या हो रहा है जब वो मूव कर रहा है। तो वो आप कह सकते हैं कि ऑर्बिटल होता है। तो जब भी आप बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम उस एरिया की बात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रह रहा है। ठीक है। और अब ये वीबीटी का पहला पॉइंट क्या है कि जब भी बॉन्ड बनेंगे तो तभी बनेंगे जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल हमें सिखाएगा H2 फॉर्मेशन। चलिए बात करते हैं। सपोज एक H है और दूसरा H है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों आपस में मिलके H2 फॉर्मेशन करने वाले हैं। यानी ये दोनों आपस में मिलने के बाद H2 फॉर्मेशन करने वाले हैं। और हमें अभी देखना है कि ये H2 फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल कंसेप्ट कैसे बनता होगा। तो शुरुआत करते हैं। H एक इलेक्ट्रॉन होता है, कॉन्फिगरेशन क्या होगा इसका? 1s1। कॉन्फिगरेशन इसका क्या होगा बच्चे? इसका भी सेम होगा, यानी 1s1 ही होगा। इलेक्ट्रॉन कहां पे? s ऑर्बिटल में, s सबशेल में, व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन ऑर्बिटल। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन है s सबशेल में, व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन ऑर्बिटल। यानी यही ऑर्बिटल है, यही सबशेल है, एक ही चीज है। चलिए है s का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, मतलब एक नॉन डायरेक्शनल है। कैसा है? नॉन डायरेक्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें p की बात करेंगे तो px, py, pz होते हैं। d की बात करें तो xy, yz, zx, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड z स्क्वायर होता है। वो सब डायरेक्शनल है, बट ये कैसा है? नॉन डायरेक्शनल। बहुत ध्यान सुनिएगा, इन सारी बातों को आराम से सुनिए, जल्दबाजी में इस वीडियो को मत देखिएगा प्लीज। बहुत सारी बातें हैं क्योंकि कंसेप्ट बिल्डिंग की बात है। चलिए 1s1 एंड 1s1 है, चल ठीक है। यानी कि इस H के पास जिसका शेप ऐसा होगा, ऐसा, कितने इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन को दिखाता हूं ऐसे कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, सीधी बात, एक इलेक्ट्रॉन। चलिए ऐसे यहां दिखाया मैंने, न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं। इसी तरह से इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये क्या कहता है? यही कहता है कि जब भी ये बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड तभी होगा जब ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। अब मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए ये और ये पास में आपको लाना पड़ेगा। अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो सबसे पहले आप इन एटम्स को पास में आपको लाना पड़ेगा। चलिए पास लेके आए और लेके आए। अब बात ये आती है कितनी पास आ सकते हैं। तो चेक ये करते हैं कि भाई देखिए इनके पास न्यूक्लियस है, इसके पास भी न्यूक्लियस है, ऐसे शो कर रहा हूं, चेक कीजिएगा। तो जाहिर सी बात है कि आप इसको कितनी पास ला सकते हैं, तो डिपेंड ये करता है कि जब भी दो एटम्स पास आएंगे तो भाई रिपल्शन भी तो होगा। आपको लगेगा नहीं सर रिपल्शन क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इसका प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल करेगा। तो यानी आप एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक आप इसे पास में ला सकते हैं, ठीक है। जब पास में ला सकते हैं तो उसके बाद क्या होगा? बॉन्ड तब बनेगा जब ओवरलैपिंग होगी, यानी पास ही आना सिर्फ जरूरी नहीं है। उनको बॉन्ड अगर बनाना है तो कुछ एरिया कॉमन करना पड़ेगा। कैसे? चेक करते हैं। अगर ये s ऑर्बिटल इसका और ये अगर पास आ जाए तो कहते हैं कि ओवरलैपिंग होती थी। एंड दिस इज द एरिया ऑफ ओवरलैप। ये जो आपका एरिया है, ये वाला दिखाता हूं आपको, ये आपका ओवरलैपिंग का एरिया है, ठीक है। और तब क्या होता है, ध्यान सुनना बच्चे, तब क्या होता है, बाकी मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन पहले पॉइंट्स में जितनी चीजें कवर होती हैं वो बहुत सारी चीजें हैं। वो क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपका है, ध्यान देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दो, अभी कहां रहते हैं? तो ये बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स देखिए ये यहां रहते हैं, इस जगह पे, इस जगह, ठीक है। और नो डाउट यहां पे न्यूक्लियस है और यहां पे न्यूक्लियस है। अब आप ये बोलेंगे सर कितना ओवरलैप कर सकते हैं? तो भाई सीधी सी बात ये है कि 50% से ज्यादा ओवरलैप नहीं हो सकता। अच्छा 50% ज्यादा ओवरलैप क्यों नहीं हो सकता? तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग मतलब सोचो कि भाई ओवरलैप ऐसा हो गया, इसके ऊपर एक ऑर्बिटल ऐसे है, इसके ऊपर चढ़ गया, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि भाई आप सोचो कि देयर इज अ रिपल्शन आल्सो। रिपल्शन किसके बीच में है? इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, इसके प्रोटॉन
और इसके प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन है, तो इसलिए एक हद तक आ सकते हैं और ओवरलैपिंग की भी एक हद है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ओवरलैप करा दें, ठीक है, छुपा लें, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए एट द मोस्ट 50% तक ओवरलैपिंग कर सकते हैं। तो आपको यह पता लग गया कि बॉन्ड तभी बनेंगे जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है। और सबसे सिंपल एग्जांपल दिया मैंने फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल का, ठीक है, बस सुना है आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज डन, यानी कि पीपीटी बोलती है कि तब तक बॉन्ड नहीं बन सकते जब तक ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल नहीं होता। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट भी आपको यही समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है ओनली हाफ फिल्ड जो होते हैं ऑर्बिटल्स वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए यही एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखिए ना, एक इलेक्ट्रॉन है, पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो मतलब सिर्फ हाफ फिल्ड जो होते हैं वही ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम क्या होता है, मान लीजिए आप सोचें कि Be2 बनेगा, मान लीजिए। तो अगर आप कहते हैं कि बेरिलियम जैसा होता है बेरिलियम हीरा, बताया सुनना बच्चे, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आपको मजा आएगा। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4। अब आप सोचें कि अगर आप इसको मिलाने के बाद अगर आप Be2 बनाना चाहते हैं, Be2, तो क्या बनेगा, चेक करते हैं। इस कंसेप्ट के हिसाब से 1s2 and 2s2, ठीक है, ये B हो गया। और इधर भी क्या हो गया, जरा उल्टा लिख दूं उसको, 1s2 and 2s2। उल्टा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन दोनों को पास में नहीं जाना है, ठीक है। जब पास में आएंगे तो जो ऑर्बिटल ओवरलैप की आप बात सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, चेक करना। 1s2 आप सोच रहे हैं ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। 2s2 में ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। 1s2 में इलेक्ट्रॉन ऐसे हुआ और 2s2 में इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे हुआ। अब बात ये आती है कि इसमें कहीं पे भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आपको कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? आंसर इज नो, ना तो यहां, ना तो यहां, ना यहां। चलिए एक बात और भी है, हम इसकी बात करते नहीं 1s2, क्यों? इट इज द आउटरमोस्ट शेल दैट टेक्स पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ध्यान सुनिएगा, इट इज द आउटरमोस्ट शेल दैट टेक्स पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। मैं काम करता हूं, इसकी बात तो करता ही, इसकी बात नहीं करता। तो ठीक है, मुझे बात करनी पड़ेगी 2s2 एंड 2s2 की, बट कंडीशन क्या है कि हाफ फिल्ड होना चाहिए। आप चेक कीजिएगा कि इसमें भी पूरा पेयर है, इसमें पूरा पेयर है, यानी ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी कि जो Be2 है ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और सच्चाई भी ये है कि Be2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे H2 एग्जिस्ट करता है वैसे आपका Be2 एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है व्हाई Be2 नॉट एग्जिस्ट इन अकॉर्डेंस टू VBT, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो ये बात पता लग गई आपको कि सिर्फ हाफ फिल्ड ही जो होगा वो पार्टिसिपेट करेगा। क्लोज प्रॉक्सिमिटी बात कर चुका हूं, जब तक काफी क्लोज नहीं आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा। अच्छा, अब बात ये आती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने के लिए एक लिमिट तक आना जरूरी है। वो एक्चुअली में क्लोज प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं उसको, जिस लिमिट तक वो पास आ सकता है उसके बाद वो नहीं आ सकता। ठीक है, आई टोल्ड यू देयर विल बी रिपल्शन। तो हम बात कर चुके हैं, तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी की बात भी हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाइंडिंग फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड तब बनते हैं जब देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात भी जो आपका लुईस थ्योरी थी ये बात नहीं कर पाए कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से आता है, ये बात वो नहीं बता पाए। और अब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल फिर देता हूं। वही एग्जांपल देता हूं, हमने बनाया था H2 मॉलिक्यूल, और H2 मॉलिक्यूल बनाने के बाद आपको याद, अभी तुरंत हमने बात की कि H2 मॉलिक्यूल अगर आप बनाएंगे तो इस मॉलिक्यूल में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपका प्रोटॉन्स एक का है, एक H एटम का, एक दूसरे का। तो सपोज ये पहला H एटम है और ये दूसरा H एटम। अब ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है कि थ्योरी ये बोलती है कि जब मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां होता है, यानी जब आपका जो बॉन्डिंग फोर्स है कहां से वो आता है, वो ये कहते हैं कि भाई सीधी सी बात ये, इसका जो प्रोटॉन है इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। अब इसका प्रोटॉन भी इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा। पहले क्या था, पहले इतना था कि इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन पे, अपने इलेक्ट्रॉन पे, और ये जो आपका है इसका प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन पे, अपने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। लेकिन एक बार जब बॉन्ड बन जाते हैं
तो इसका प्रोटॉन भी इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और इसका जो प्रोटॉन है वो भी इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। दोबारा बोलो, इसके प्रोटॉन ने इन इलेक्ट्रॉन पेयर पे क्या लगाया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसके बाद ये और ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी व्हेनेवर देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। तो बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी जिससे कि स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है डियर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट सुनो, एक बार और कह देता हूं कि दोनों ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया है, इसने भी इस पे लगाया है, इसने भी इस पे लगाया। पहले क्या था, इसका अपने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, पर जब बॉन्ड बन जाते हैं तो इसका भी इस पे और इसका भी इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिससे अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और यही रीजन था इसके बॉन्डिंग फोर्स का। तो कहां से आता है, और आपसे कोई पूछे कि बॉन्डिंग फोर्स कैसा होगा, आप बोलेंगे प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देन बात करते हैं ओवरलैपिंग एंड एनर्जी का कंसेप्ट। सीधी सी बात, क्या बोलता है, जितना ओवरलैप ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो क्या हम कह सकते हैं, जितना ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, लिख देता हूं, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतनी ही एनर्जी निकलेगी और उतनी ही स्टेबिलिटी आएगी। और एक और चीज सुनिए, बट ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड लेंथ के। भाई सीधी सी बात, अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, तो अंडरस्टूड सी बात है। अगर ओवरलैपिंग ज्यादा हो गई तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, है ना। तो क्या बताया आपको मैंने, दोबारा सुनिए, ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतनी स्टेबिलिटी आएगी। और अगर आप बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, तो अगर ओवरलैपिंग का एरिया ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज अगर ऐसा होता, ये इतना, अगर हाइड्रोजन एटम सिर्फ इतना ओवरलैप करता मान लीजिए, तो बॉन्ड लेंथ आप क्या मानते हैं, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अगर मान लीजिए ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो ऐसा हो गया, अभी एरिया और कॉमन हो गया, तो अब बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। तो जितना बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, है ना, और जितना बॉन्ड लंबा होगा उतना बॉन्ड वीक होगा। इसलिए कहा कि फ्लोरीन के केस में और हाइड्रोजन केस में क्यों ऐसा था कि बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस था। चेक करते हैं और चेक करें फ्लोरीन के केस में और हाइड्रोजन केस में, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया कि क्यों एनर्जी में डिफरेंस आएगा। तो भाई चेक करो जरा, पहले हाइड्रोजन की बात करें। हाइड्रोजन में क्या था, एक H और एक H, आपने देखा कि 1s था, यहां पे 1s था, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई है। ऐसा हुआ तो एक s ऑर्बिटल ऐसा था, एक s ऑर्बिटल ये, यहां पे ओवरलैपिंग हुई है बिटवीन s एंड s ओवरलैप। अब जरा फ्लोरीन की बात कीजिए, फ्लोरीन में आप चेक कीजिएगा, एक फ्लोरीन इधर है और एक फ्लोरीन इधर है। आप चेक कीजिए फ्लोरीन क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p5। ये फ्लोरीन क्या होगा, उल्टा लिखता हूं, 1s2 लिखता हूं, 1s2 2s2 एंड 2p5। अब जब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज द आउटरमोस्ट शेल दैट टेक्स पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड आउटरमोस्ट शेल आपका ये है। आउटरमोस्ट शेल की बात करेंगे तो आउटरमोस्ट शेल क्या हुआ, 2s2 एंड 2p5, 1 2 3 4 एंड 5। जरा इसकी बात कीजिए, आउटरमोस्ट शेल क्या हुआ, 2s2 एंड 2p5। एंड 2p5 को अगर मैं ऐसे दिखाता हूं तो जरा उल्टा करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए इसमें जो आपकी ओवरलैपिंग है वो किस किस के बीच में है। ये इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वही ओवरलैप करेगा। जितने पेयर्ड कंडीशंस हैं इनमें से कोई भी ओवरलैप नहीं करेगा, यानी यहां से लेके यहां तक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ओवरलैप नहीं करेंगे और ये भी ओवरलैप नहीं कर रहे, सिर्फ ओवरलैप करेगा ये इलेक्ट्रॉन एंड ये इलेक्ट्रॉन। बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे है, वो है p ऑर्बिटल में। और p का शेप कैसा होता है, और सोचिए ऐसा हो तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, ठीक है, और अगर इसके p ने भी ओवरलैप किया तो ओवरलैप करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे। तो देखिए इस केस में जो ओवरलैपिंग होगी वो p और p के बीच होगी। तो आप सोच के देखिए कि भाई p ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट होगी, यानी अगर मैं बात करूं 2p की एनर्जी डिफरेंट है
ठीक है, एंड 1s की एनर्जी डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो बॉन्ड बनेगा यार उसकी एनर्जी भी तो डिफरेंट होगी ना, उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो आप सोच के देखिए जो pp जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यहां भी है और सिंगल बॉन्ड वहां भी है, लेकिन दोनों जगह जो कि ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो ओवरलैप है वो डिफरेंट तरीके का है। इसलिए जो एनर्जी की बात करोगे तो इन दोनों कंडीशन में एनर्जी भी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। इसलिए डिपेंड करता है कि एनर्जी कितनी है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। तो हम बात कर चुके हैं ओवरलैपिंग एंड एनर्जी का कंसेप्ट क्या होता है। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बात करते हैं। इसके बाद हमें ये बात करनी है, क्या बात करनी भाई, हमें ये बात करनी है कि भाई अगर कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन को जो पेयर कंडीशन में है उसे पार्टिसिपेट करना है तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज पॉसिबल है। चलिए आज बताता हूं आपको कि आपने एक टर्म पढ़ा होगा ग्राउंड स्टेट और एक टर्म पढ़ा आपने एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं, एक कंसेप्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और क्योंकि हम यहां बात करने वाले इस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम जरूर बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, मजा आएगा आपको। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर किसी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अगर पार्टिसिपेट करना है तो उसे पहले अपने आप को अनपेयर करना पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं, चलिए काम करते हैं। लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। जो मीथेन मॉलिक्यूल है ये कैसे करेगा, और इसमें अब मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो नॉर्मली हम सोचते नहीं है, बताते हैं आपको, ध्यान सुनना। ठीक, ओके। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इट शुड बी 1s2 2s2 and 2p2। ठीक है, अच्छा, इट इज द आउटरमोस्ट शेल दैट टेक्स पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। चलिए इस केस में मैं सिर्फ 2s2 बना रहा हूं तो 2s2 बनाऊंगा ऐसे, और फिर मैं बनाने वाला हूं 2p2, तो 2p2 बनाऊंगा तो वो आएगा आपका ऐसे। कोई शक? आसान सी बात थी। तो आप आसानी से आप समझ गए कि 2s2 2p2 है। अब एक क्वेश्चन जरा आसान सा बताओ मुझे, सोच समझ के अच्छे से, व्हाट इज वैलेंसी? जब भी आपने पता कब से पढ़ते आ रहे वैलेंसी वैलेंसी वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी? तो आप में से हर बच्चा मुझे बोलेगा सर इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आप इसका मतलब समझते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आई एम अ मैरिड पर्सन, राइट? तो मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, या ऐसा कहना चाहिए कि हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? एक शादीशुदा इंसान की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? जीरो। क्योंकि ना तो मैं किसी और से कंबाइन कर सकता हूं ना श्रीकांत। ठीक, सपोज आई टेक अ डिवोर्स, मतलब मैं नहीं बोले थे, सपोज अगर इफ शी टेक्स डाइवोर्स फ्रॉम मी, नाउ व्हाट विल बी नाउ आवर कंबाइनिंग कैपेसिटी? दोबारा सुनो, अगर वो मुझसे डाइवोर्स ले रहे तो अब हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? तो आंसर इज 2। पता क्यों? क्योंकि मैं भी किसी से कंबाइन कर सकता हूं और वो भी किसी से कंबाइन करने के लिए फ्री है। तो पहले हम पेयर थे, कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी थी? 0। अब हम कैसे हो गए? अनपेयर हो गए। कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 2, एक मुझसे एक उससे। एग्जांपल याद रखिए, आपको हेल्प करेगा समझने में कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी और केमिकल जो बॉन्ड है उनमें रिलेशन क्या है। चेक करते हैं, ध्यान से। तो अगर मान लीजिए आप बात करें, एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है मीथेन, ठीक है, और अगर मीथेन एज कंपाउंड एग्जिस्ट करता है और आपको बोला गया कि बताओ भाई मीथेन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, तो इस कंसेप्ट के हिसाब से मीथेन होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितने H ला सकता है? आप समझ सकते हैं कि एक H, चेक करना, एक H एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, इसी इलेक्ट्रॉन को यहां भरेगा, इसी इलेक्ट्रॉन को यहां भरेगा तो बॉन्ड बनेंगे। आपने देखा था इन केस ऑफ H हमने क्या किया था? एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया था, एक इलेक्ट्रॉन आपका ये लेके आया था, और इसको हमने ऐसे कर दिया था, याद है आपको? ऐसे किया था। ऐसे ही ये H इस इलेक्ट्रॉन को देगा इसको, किसको? इसको। पेयर अप हो गया।
ठीक है। हाँ, आप में से बहुत लोग ये मुझसे पूछना चाह रहे होंगे, सर आप ये इलेक्ट्रॉन को उल्टा कैसे क्यों बना रहे हो? बिल्कुल ठीक है। जब केमिकल बॉन्ड होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो बेटा जो स्पिन होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्यों होगा भाई? एंटी पैरेलल क्यों होंगे? क्योंकि इसी में स्टेबिलिटी आती है। और ये भी मैं बात काफी बता चुका हूं कि ऐसा क्यों है कि पैरेलल स्पिन्स के अनस्टेबल होते हैं और अपोजिट स्पिन स्टेबल होते हैं। कभी और बात करेंगे, फिलहाल इतना मान के चलिए कि ये जो है देखो भी डिस्कशन है। एनीवे, तो यहां पे क्या है, एक H यहां पे आ गया, कंबाइन कर दिया, एक और H आप लेके आए और कंबाइन कर दिया, खत्म। यानी कंपाउंड जो एग्जिस्ट करना चाहिए वो करना चाहिए CH2 with these electron pair unused। ध्यान से नहीं है, कंपाउंड जो एग्जिस्ट करना चाहिए वो CH2 यूज करना चाहिए और दिस इलेक्ट्रॉन इज अनयूज्ड। क्या ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है? आप बोलेंगे नहीं, मैं बोलूंगा हाँ। ठीक है, ये जो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए और बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं, पता क्या, कार्बीन। इसका नाम है कार्बीन, या एक और नाम दे सकते हैं इसको, मिथाइलिन। इसका एक और नाम है मिथाइलिन। तो कार्बीन, CAR, अगर आपको स्पेलिंग नहीं दिख रही है तो आई कैन राइट इट अगेन। ये कंपाउंड आपको है जो बताया मैंने, नाम है इसका कार्बीन, या इसका एक और नाम है मिथाइलिन। कंपाउंड है और ये बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है, एग्जिस्ट तो करता है, बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए होता है, बहुत रिएक्टिव कंपाउंड होता है। अब बात ये आती है कि डिस्कशन पे वापस आते हैं कि भाई इस हिसाब से तो कार्बन की वैलेंसी सिर्फ 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो VBT क्या बोलती है, ये इस कंसेप्ट की बात करते हैं। अब VBT क्या बोल रही है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर कार्बन को 4 H लेके आने हैं तो ये काम करेगा। क्या करेगा? ये जो इसने बनाया है, ये जो बनाया है सारा, जरा रब कर दो आसपास का, ये जो बनाया है इसने, ये तब बनाया है जो अपने जिस स्टेट में है इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। किसमें? ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग बोलोगे कि सर अब आप लिखने वाले हो एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, लिखने तो वाला हूं, बट आप मुझे ये बताइए, एक्साइटेड तभी होगा जब एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कहां से आएगी? आप देंगे। एनर्जी कहां से आएगी? किसी भी एलिमेंट को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है वो सुनो, क्या सुनना चाहिए। हमने ये बात की कि जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है। चेक कीजिएगा, सबसे पहले एक H ने बॉन्ड बनाया, एंड व्हेनेवर बॉन्ड इज फॉर्म्ड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो एनर्जी यहां से निकली। आपने एक और बॉन्ड बनाया, और एनर्जी और रिलीज हो गई। अब माय डियर, इसी एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन लेके और मूव कर जाएगा इस तरफ, समझे? इसी एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा इस तरफ, राइट? अगर इस तरफ मूव करेगा तो मैं इस बात को जरा यहां दिखा दूं नेक्स्ट डायग्राम में, तो आपको दिखाई देगा कि अब ये थोड़ा सा ऐसे बनाता हूं, थोड़ा सा एक काम करता हूं, वहां बनाता हूं आपके लिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कंपेयर भी हो जाएगा। तो अब इसी एनर्जी को बता रहा हूं आपको, होना क्या है, कंपैरिजन के दिखाएगा आपको, ये हो गया, आपका ये हो गया। इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेके पहुंच गया, तो पहले अब देखिए हुआ क्या था। पहले आपने देखा यहां पे एक H आ गया था, यहां पे एक H था, ठीक है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, और हमने क्या दिखाया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप कर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जंप कर गया। तो आप साफ देख सकते हैं अब 2 और की गुंजाइश है, तो एक H और आ सकता है यहां पे और एक H और आ सकता है यहां पर। तो ये कंसेप्ट आपका है एक्साइटेड स्टेट का। तो 2 स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट। इंपॉर्टेंट बात, कोई भी एलिमेंट अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में लाएगा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उसे कंपाउंड क्या बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज उसे CH2 बनाना होता सिर्फ, तो क्यों करता, बट CH4 बनाना है, इसलिए वह एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और उसके लिए जो एनर्जी आएगी वो वहां से मिलेगी जो बॉन्ड आप पहले बना चुके हैं। इसको आप आराम से नोट कर लीजिए, इस बात को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जब भी अगर किसी एलिमेंट को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अगर यूज करना है तो उससे पहले अनपेयर करना पड़ेगा, और तब जाके वो यूज कर पाएगा, और उसकी एनर्जी यहां से मिलने वाली है। चलिए मैं सराप कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अजीब सी लगेगी आपको सुनने में, बट एक फैक्ट है VBT का जो बहुत कम बुक्स में लिखा होता है, वो ये
कि डायरेक्शनल जो होते हैं, डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप ज्यादा अच्छे से करते हैं। क्या बोला? डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अच्छे से ओवरलैप करते हैं एज कंपेयर टू नॉन डायरेक्शनल। मतलब ये हुआ कि अगर आप ओवरलैपिंग की बात करें तो एस के कंपैरिजन में जो पी ऑर्बिटल होंगे वो ओवरलैप अच्छे से करेंगे। क्यों? वो डायरेक्शनल होते हैं भाई। बताओ कैसे? डायरेक्शनली कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ये हुआ कि देखिए अगर एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है बच्चे, तो आप कह सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसी से एरिया मिल रहा है आपको, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन सब फैला हुआ है, सब जगह मिल रहा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन किसी एक एरिया में नहीं मिल सकती, ऊपर ही फैला हुआ है। बट यहां पे क्या है, यहां पे जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ध्यान देखिएगा तो आपने एरिया कम कर दी, एरिया कम कर दिया आपने, और आपने एरिया कम कर दिया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको यहीं पे रहना है। दोबारा सुनो, आपने एरिया कम कर रखा है, इसके कंपैरिजन में एरिया आपने कम कर दिया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब उन्हें कहा कि भाई तुम यहां रहो तो यहां रहो, फिर यहां रहो। और अगर इलेक्ट्रॉन्स इसी जगह पे रह रहे हैं तो जब भी ऑर्बिटल ओवरलैप की बात करेंगे तो इस केस में जब भी आप ऑर्बिटल्स का ओवरलैप करेंगे तो वहां पे जो बॉन्ड बनेंगे काफी स्ट्रांग बनेंगे। इसलिए कहा डायरेक्शनली कंसंट्रेटेड जो कंसेप्ट है वो यही है कि अगर मान लीजिए नॉन डायरेक्शनल है कोई ऑर्बिटल, उसके कंपैरिजन में तो डायरेक्शनल होंगे उसकी ऑर्बिटल ओवरलैप ज्यादा अच्छा होगा और बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनेंगे। तो इतनी बातें थी वीबीटी के वेरियस पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब पहले हम देखेंगे कि भाई हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग कितने टाइप की हो सकती है और किस किस तरह से हो सकती है। किसकी बात कर रहा हूं? ऑर्बिटल की ओवरलैप्स कैसे कैसे हो सकती है और कितने टाइप की हो सकती है। तो डियर सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने तरह से ऑर्बिटल अपने आप को ओवरलैप करेंगे और कब ओवरलैपिंग होगी और क्या ऐसा हो सकता है कि ओवरलैपिंग हो ही ना, राइट। यानी कि हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप की। चलिए, पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप का मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप। चलिए एग्जांपल देता हूं, फिर उसे और एक्सप्लेन करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलता हूं, सपोज एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है, एक और पी ऑर्बिटल है ऐसे, एंड ओरिएंटेशन इसकी ये है, इंपॉर्टेंट बात, ओरिएंटेशन इसकी ये है कि ये अगर मान लीजिए इसका ये एक्सिस मान के चलूं ऐसे करके तो दोनों सेम एक्सिस पे है। चलिए मान लेते हैं सपोज ये पी एक्स मान लीजिए, चलिए पी जेड है, मान लीजिए पी जेड है, ये पी जेड है मान लीजिए, चलिए पी एक्स पी बाई एन पी जेड, तीन तरह के आपने पढ़े। सपोज दोनों सेम ही है, पी जेड मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए इनके बीच में आप ओवरलैप सोच रहे हो कि भाई इनके बीच में ओवरलैप होगा, तो हमारी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से एक जगह मैं लिखने वाला हूं पॉजिटिव और एक जगह लिखने वाला हूं नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव का प्रोटॉन है क्या, एक नेगेटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी आप देखिए क्या कर रहा हूं, फिर मैं आपको सा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए ये पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव, फिर यहां पॉजिटिव लिखा या नेगेटिव। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये दोनों पीजेड और पीजेड आपस में मिले तो जो ओवरलैपिंग होगी कैसे दिखाई देगी आपको। भाई देखो आप सब जानते हैं मैं ऐसे लिखने वाला हूं, अब तक बात ऐसे ओवरलैपिंग लिखूंगा, मैं इसको लिख तो रहा हूं और ध्यान देखिएगा इसमें मैं लिखूंगा ऐसे, एक पी ऑर्बिटल आपने ऐसे बनाया है, दूसरे पी ऑर्बिटल की ओवरलैप आपने ऐसे कराई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है बच्चा। अब ये पॉजिटिव वाला था, जरा इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, ये पॉजिटिव वाला था, ये पॉजिटिव वाला था, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अगर ऐसा हुआ तो डियर बॉन्ड बनते हैं, अगर ऐसे हुआ तो बॉन्ड बनते हैं। अब कैसे हुआ तो कि बॉन्ड नहीं बनते, वो चेक करते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा होता, ये पी ऑर्बिटल है और एक और पी ऑर्बिटल है ऐसे, और अगर मैं इसको लिखता हूं कि भाई ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अभी आप बोर हो रहे होंगे, आप बोलेंगे कि क्या कर रहा है, कुछ वेट करो। तो अगर मान लीजिए इन दोनों को आप मिलाओगे और ओवरलैपिंग ऐसे दिखाऊं, ऐसे और ऐसे, तो डियर अब अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, तो यहां पे आपने बोला है पॉजिटिव और ये आपने बोला नेगेटिव, यहां बोले पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है। और आप मैथमेटिकली कह रहे होंगे सर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा तो सर ओवरलैप नेगेटिव हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली
एग्जैक्टली पॉजिटिव नेगेटिव है क्या? सुनिए 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 सुनिए, इतना बस याद रखिए। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि इस केस में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यानी इस केस से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और इस केस से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, इतनी बात हो गई ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझाता हूं आपको। ठीक है, हो गया। चलिए अब मैं बता रहा हूं कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूं। यहां से ना बच्चे, कहना हम ये चाहते हैं कि आप ये देखिए इलेक्ट्रॉन किस, मतलब ये ऑर्बिटल्स हैं क्या। मैं बार बार कह रहा हूं, ऑर्बिटल्स आर 3-dimensional स्पेस प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, ऑर्बिटल्स इसको बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में मूव कर रहा है? वेव फॉर्म में। वो तो वेव फॉर्म मूव कर रहा है ना भाई। और अगर वो वेव फॉर्म में मूव कर रहा है तो बच्चा वेव फॉर्म को जरा एनालाइज तो कीजिए। अगर ये वेव है तो वेव को हम ऐसे ऐसे मानते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। तो आप ऐसे मान के चलिए कि वेव के ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। तो अगर मान लीजिए एक, बहुत ध्यान सुनना, एक इलेक्ट्रॉन जो किसी ऑर्बिटल में है वो इस फॉर्म में आ रहा है और दूसरा भी उधर से आ रहा होगा, फिर दूसरा भी आ रहा होगा, फिर दूसरा भी जो आ रहा है वो भी किस फॉर्म में आ रहा है? वेव के फॉर्म में आ रहा है। इसके पास भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इसके पास भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और इन दोनों को आप ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, तो आप शायद समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं, क्योंकि ये मामला इजी है, थोड़ा समझने की जरूरत है। सपोज आप एक पूल, मतलब पोखरा है, तालाब है, स्विमिंग पूल नहीं, एक पूल के आसपास आप खड़े हैं और आपके मन में आया एक पत्थर डालने का, तो आपने एक पत्थर फेंका और तालाब में पत्थर फेंक दिया। जब तालाब में पत्थर फेंका तो जरा मैं इसको हटा देता हूं, ये आप नोट कर चुके हैं। तालाब में अगर आपने पत्थर फेंक दिया तो डियर पत्थर आपने यहां फेंका, जब यहां फेंकोगे तो यहां से निकलेंगे वेव्स। अग्री? आपके बगल में एक आपका दोस्त और था, उसने कहा मैं भी फेंकूंगा, मजा आ रहा है, उसने फेंका, उसने फेंका इससे थोड़ा दूर, और अब वो भी क्रिएट करेगा वेव्स, है ना। तो वो भी क्रिएट करेगा वेव्स। अब ये जो वेव्स क्रिएट कर रहा है, ऐसे किया, अब आप देख रहे हैं, आप ये वेव्स और ये वेव्स आपस में मिलेंगी, और जब मिलेंगी तो दो तरह की वेव्स पॉसिबल है, एक तो कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। कह सकते हो ना, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। यानी ऐसा हो सकता है कि ये जो वेव्स आपस में मिल रही है, एक इधर से आई और एक इधर से आई, और मिलकर ऐसे पहुंच गई। ठीक है, यानी इसके इंपैक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, तो इसे बोलेंगे क्या? डिस्ट्रक्टिव वेव। या हो सकता है कि ये ऐसे मिल जाए कि वो उसको एम्पलीट्यूड बढ़ा दें उसका, तो उसे बोलेंगे आप कंस्ट्रक्टिव वेव। ऐसा एग्जांपल दिया आपको मैंने, क्या भाई ऐसा समझ सकते हैं आप। ऐसे जब ये और ये आपस में कंबाइन करने वाले होंगे तो भाई सीधी सी बात ये है, अगर इसको इस पे अगर आप ओवरलैप करने की कोशिश करें, तो क्या हम ओवरलैप कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर रहे हैं। अब ओवरलैप करने की कोशिश करें तो भाई सुनो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी है कि जो इसका जो वेव वाला जो ग्राफ आ रहा है, कह सकते हैं वो ऐसे आ रहा है, समझ गए। यानी जहां पे नेगेटिव है वहां पे नेगेटिव, जहां पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव। या एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये वेव आ रहा है तो कुछ ऐसे आए, कैसे आए दिखाता हूं आपको। पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा आए वो ऐसा है, समझ गए। यानी इसका पॉजिटिव यहां देखिए, ध्यान से, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी हो सकता है। तो इस फॉर्म में कंस्ट्रक्शन हुआ किसका? बॉन्ड का, और इसमें बॉन्ड नहीं बना। तो इसलिए कहते हैं ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह से आ रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं। ठीक, एग्जांपल दे सकता हूं पॉजिटिव नेगेटिव का, कि अगर मान लीजिए आपके घर में दो कमरे हैं, आपके घर में दो कमरे हैं, ठीक, राइट, और मैं आपसे मिलने के लिए आप घर जाता हूं। तो जब मैं आपसे मिलने के घर गया तो आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। पता क्यों? क्योंकि आप दूसरे वाले कमरे में थे, तो हमारे बीच में कोई भी संबंध नहीं बना। लेकिन अगर मैं आपसे मिलने जाता हूं और आप उसी कमरे में होते हैं जहां पे मैं हूं, तो पक्का हमारी मुलाकात पक्का होगी। तो हमारे बीच में बॉन्ड तभी बनेगा ना जब मिलेंगे। बट आप जैसे भी मिल गए, आप मुंह फुला के वहां पहुंच गए उस वाले कमरे में, तो आप कैसे मिल पाएंगे? इसी तरह से जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं तो उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो किस
हिसाब से आपसे मिल रहा है, दैट डिसाइड्स कि बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा। तो अब ये देखते हैं कि भाई कितने टाइप के ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो हम अभी सिर्फ दो चीज फोकस करते हैं, नेगेटिव ओवरलैप एंड पॉजिटिव ओवरलैप बिटवीन वेरियस ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन। दोबारा बोल रहा हूं, मैं बात करने वाला हूं नेगेटिव ओवरलैप की बात, पॉजिटिव ओवरलैप की बात। चलिए इस बार ये केस कैसा हुआ, पॉजिटिव ओवरलैप, ये कैसा हुआ, नेगेटिव ओवरलैप। ठीक है, तो पॉजिटिव ओवरलैप और नेगेटिव ओवरलैप की मैं बात करूंगा विद डिफरेंट ऑर्बिटल्स और डिफरेंट ओरिएंटेशन। क्योंकि आपको पता है एस तो है नॉन डायरेक्शनल, बट पी की ओरिएंटेशन होती है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो जाहिर सी बात है इसमें भी कुछ ना कुछ राज पक्का होगा। चलिए राज की बात देखते हैं कि हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड नेगेटिव इंटरेक्शन। एक बात मैं कर चुका हूं पी और पी के बीच में, ठीक है, और बात करते हैं। अब अगर मान लीजिए आप ऐसा देखें, ध्यान देखिए, पहला एग्जांपल मैं ले चुका हूं। अगर सपोज आप ये देखें एस और पी के बीच में, और आप एस और पी के बीच में अगर आप ओवरलैप करना चाहेंगे तो देखिए क्या पॉसिबिलिटी है। भाई एस जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं। कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, पॉजिटिव मान के चलो। बट पी जो होता है इसमें तो पॉसिबिलिटी है, ये तो ये हो सकता है कि यहां पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो उस केस में अगर आप ओवरलैप सोचोगे तो इस केस में आप ओवरलैप सोचा आपने ऐसे और ऐसे सोचा आपने ऐसे। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव यहां तो पॉजिटिव था ही, ध्यान देखिएगा, ये आपका पॉजिटिव वाला पार्ट, ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ये नेगेटिव। तो कैसा हो गया, पॉजिटिव ओवरलैप। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, यहां पे कर दो आप नेगेटिव, यहां कर दो पॉजिटिव। तो कैसा हो गया, कैसा हो गया, नेगेटिव वाला। इस नोट कीजिए बराबर। ठीक है, नोट कर लिया। अब बात करते हैं कि मैंने कहा कि ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में भी बात करेंगे। देखो कैसे, अगर मान लीजिए आप ये भी याद होगा कि जो पी ऑर्बिटल है, राइट, वो तीन टाइप के होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स, एक्स ये है, वाई ये था, पी वाई एंड पी जेड ऐसे। याद है ना, ऐसी बात की थी, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये सबशेल हो गया, पी सबशेल। चलिए ये बात की थी हमने। अब देखिए अगर मैं एक काम करता हूं, सपोज अगर मैं आपसे बोलता हूं, सोच के बताइएगा कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं एक ऑर्बिटल लेता हूं पी का, पी वाई। तो चलिए सपोज ये पी वाई है और ये भी, मतलब ये वाई एक्सिस है, मैंने एक पी ऑर्बिटल लिया है वाई, ऐसे आएगा, ये भी कैसा है, ऐसे। और अब मैं इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन सोचता हूं, तो भाई सीधी सी बात ये है कि भाई दिखता तो है नहीं कोई इंटरेक्शन होगा। देखिए काम करते हैं ना, इनको पास लेके आओ। अगर आप इनको पास लेके आते हैं तो एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी। पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी कि ये थोड़ा सा एरिया लेके ओवरलैप कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब ये देखते हैं कि पॉजिटिव ओवरलैप क्या हुआ। इसका अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो इस ओवरलैप में क्या बोलूंगा, पॉजिटिव, यहां बॉन्ड बनेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो, यहां पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, ठीक है, और इस तरफ पॉजिटिव इसका और इस तरफ इसका नेगेटिव, मान लिया ऐसे करके, तो बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव ओवरलैप। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि क्या ऐसा हो सकता है कि कभी ओवरलैप हो ही ना, क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवरलैप नहीं हो, वो चेक कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने एक ऑर्बिटल पी एक्स ले लिया है या पी वाई ले लिया मान लीजिए, और दूसरा आप ले रहे हैं पी जेड। ये कौन सा पी जेड, मान लीजिए पी जेड। ठीक, अब आप इन दोनों के बीच में आप चाह रहे हैं कि कोई हो ओवरलैपिंग, तो क्या पॉसिबिलिटी है भाई, एक उत्तर एक दक्षिण, राइट, या उत्तर पूर्व, कैसे पॉसिबल है। तो इनके बीच में ओवरलैपिंग चाहे यहां पॉजिटिव हो, यहां पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन अगर ओरिएंटेशन सही नहीं है तो इनके बीच में किसी भी हालत में कोई ओवरलैपिंग चांस नहीं होंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई ओवरलैपिंग भी होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। यानी बॉन्ड फॉर्म होगा या नहीं होगा, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक, और हाँ, और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी आपको एक और छोटा एग्जांपल दूंगा, आपको मजा आएगा कि एग्जैक्टली वीबीटी किस चीज को एड्रेस कर रही थी। पहले सुन लीजिए इस बात को। एक और केस लेते हैं जिसे बोलते हैं जीरो ओवरलैप का केस। ये भी कैसा होगा, जीरो ओवरलैप, यहां पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, तो जीरो ओवरलैप हो गया भाई, ये पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे,
ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ये कौन सा हुआ? जीरो ओवरलैप का केस हुआ। चलिए एक और केस लेते हैं जीरो ओवरलैप का। मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि एस, दिमाग में ये आ गया कि एस ऑर्बिटल जब भी पार्टिसिपेट करेगा तो भाई ओवरलैपिंग पक्का होगा। ऐसा भी नहीं, कैसे? अगर एस ऑर्बिटल ऐसा है और इसके साथ आप लाना चाहते हैं एक पी ऑर्बिटल, पर पी आप लाए ऐसे, ध्यान देखिए ऐसे, आप भले कहते रहे कि सर यहां पॉजिटिव या नेगेटिव, बट माय डियर जिस एक्सिस की आप बात कर रहे हैं, उस एक्सिस पे इसका आगे नोड वाला पोर्शन, नोड यहां पे इलेक्ट्रॉन होते नहीं। जब इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है तो ओवरलैपिंग कैसे होगी? दोबारा बात कर रहा हूं, अगर आप एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल की बात करें तो मैंने एस लिया है और आपके हिसाब से मैंने सपोज पी वाई ले लिया, मान लीजिए जो आपको पता है आज तक पी वाई ले लिया, ठीक है, और इसके बीच में सोच रहा हूं कि कोई ओवरलैप होगा। तो भाई आप ये देखो ना कि ये जो एरिया है ओवरलैपिंग किसमें होगा? जब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरे भाई आपने एक ऐसे एरिया दे दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, और अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ओवरलैपिंग का क्राइटेरिया तो खत्म हो गया, ठीक। तो ये भी केस किसका होगा? जीरो ओवरलैप का, ठीक। अब एक रास की बात सुनो, सभी लोग इसके बाद ध्यान से सुनना जो कहने वाला हूं, बहुत ध्यान से। मीथेन में एक बॉन्ड एंगल होता है 109.5 के करीबन, सबको पता है। और मीथेन में जरा बात करते हैं एक बार और। मीथेन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट ऐसा बोलते हैं कुछ, राइट, या 109 डिग्री एंड 109.5 ऐसा कुछ बोल देते हैं। खैर चलो, ये बॉन्ड एंगल है। कमाल की बात ये है, ध्यान सुनना मेरी बात, क्योंकि बॉन्ड एंगल सारे के सारे सेम थे, जिसे बोलते हैं कंप्लीट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर सकता हूं अगर पॉसिबल है मेरे को, कि इन केस ऑफ मीथेन, डिबेट कीजिएगा, इन केस ऑफ मीथेन, जस्ट एक मिनट बेटा, जस्ट एक मिनट, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग। इन केस ऑफ मीथेन, द मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज लाइक दिस इज मीथेन माय डियर, दिस इज मीथेन। और इस मीथेन के स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड एंगल है, समझते हैं बॉन्ड एंगल, हम बात कर चुके हैं, ये बॉन्ड एंगल होता है। ये जितने बॉन्ड एंगल है सारे सेम है, सारे ही सेम है, और हाँ बॉन्ड लेंथ भी सेम है। क्योंकि अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको ये प्रूव करूंगा कि बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगा, ठीक, ये बीबीटी बताती है, ठीक है, होता है सेम, कंफर्म होता है, बट बॉन्ड एंगल सेम होता है, ये भी समझ नहीं आएगा अभी आपको। और बॉन्ड लेंथ भी सेम कैसे होती है मैं भी प्रूफ करूंगा कि सेम होनी चाहिए, पर होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है पहले इसकी बात करते हैं। इसके हिसाब से मतलब होता तो पक्का है, लेकिन अगर मैं इस थ्योरी की बात करता हूं तो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी कि बॉन्ड एंगल सेम कैसे होगा और बॉन्ड लेंथ सेम कैसे होगी। तो जरा एक कंसेप्ट की बात करते हैं, वो ये बात करेंगे कि भाई अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन के मॉलिक्यूल को हम देख चुके हैं कि कार्बन इज 1s2 2s2 एंड 2p2, बात कर चुके हैं, ये ग्राउंड स्टेट में था। एक्साइटेड स्टेट में हम बात कर चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा और आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, बिल्कुल ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनना बच्चे, बहुत ध्यान से। एक H यहां पे आया, एक H यहां पे आया, एक H यहां पे और एक H यहां पे, अग्री, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। दिक्कत ये है, ये जो आपका बॉन्ड बना है वो P और S के बीच में बना है। क्यों? ऐसा भी मान लो S और P के बीच में ये वाला बॉन्ड, क्यों? क्योंकि इसका आपने कौन सा ऑर्बिटल भाई, ये आपका है 2s2 एंड 2p2, ये था पहले ग्राउंड में, अभी 2s1 हो गया है एंड 2p3 हो गया, फाइन, एक्साइटेड स्टेट में। ये जो बॉन्ड आप बना रहे हैं, ये बॉन्ड कौन सा है चेक कीजिएगा, ये बॉन्ड आपका होगा P और S के बीच में, यानी sp। ये भी कौन सा होगा आपका sp, ये भी कौन सा होगा sp, बट ये वाला जो बॉन्ड है वो ss बॉन्ड होगा भाई। कौन सा बॉन्ड होगा? ss। अब मुझे एक बताइए, जब ऑर्बिटल ही डिफरेंट है तो एनर्जी डिफरेंट होगी, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी। दोबारा सुनिए, इस केस में हाइड्रोजन में ये जो आपका ऑर्बिटल है ये कौन सा है? s है ना। H के पास कौन सा ऑर्बिटल था? S था, तो बॉन्ड कौन सा बना? SS ओवरलैप से। ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है? P, तो बॉन्ड किससे बना? P और S ओवरलैप से।
ये PS हुआ, ये PS हुआ, ये भी PS हुआ। और अगर ऑर्बिटल डिफरेंट काम कर रहे हैं तो एनर्जी डिफरेंट होगी, एनर्जी डिफरेंट होगी तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगा, और बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगा तो इसके हिसाब से अगर मैं ध्यान से बताऊं आपको तो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए सेम नहीं होनी चाहिए। इन सबके बॉन्ड लेंथ इन तीनों के अलग और इन तीनों के अलग। अब एक राज की बात सुनिए, अगर इन तीनों की बॉन्ड लेंथ की बात करूं और बॉन्ड एंगल की बात करूं तो डियर ध्यान सुनो जरा, बहुत ध्यान से। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो बच्चा समझता नहीं, वही px py वेट pz तो यहां होता है भाई, बोर्ड पे दिखा था ना बच्चा ऐसे बोर्ड पे, बट pz होता है ऐसे आपकी तरफ, यानी कि बॉन्ड एंगल बिटवीन px py एंड pz इज 90। बहुत ध्यान सुनना, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 90 का, राइट? कितने किस किस के बीच में, इसके बीच में, यहां पे। और माय डियर एस कैसा होता है नॉन डायरेक्शनल, तो यहां पे एंगल की बात ही करेंगे, तो यहां की बात एंगल की बात ही करेंगे, यानी कि मीथेन में जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए किसका 90 का, समझे आप, राइट? और शेप की बात करोगे तो शेप आना चाहिए तकरीबन ऐसे, चौथे का पता नहीं, चौथा एज कहां का पता नहीं, तो ये वो तो नॉन डायरेक्शनल हो गया, और अगर नॉन डायरेक्शनल हो गया तो एंगल की बात क्यों करोगे? तो आप सोच के देखो कि मीथेन का शेप ये होता है 90 डिग्री के हिसाब से, शेप कुछ ऐसा आ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो नॉर्मली चीजें बच्चों को समझ नहीं आती, वो ये कि अगर मान लीजिए, देखो दोबारा बात करता हूं, दोबारा सुनिए, अगर ये ऑर्बिटल है, ये P और S के बीच में था बॉन्ड, अग्री, ये ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, जाहिर सी बात है इन सारे P के बीच में जो P ऑर्बिटल्स होते हैं इनके बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, तो भाई कम से कम कुछ तो 90 डिग्री मिलना चाहिए ना, और मेरे हिसाब से तो तीनों मिलने चाहिए आपको। चौथा का एंगल क्या, छोड़ो, चौथे का एंगल क्या है, चलो कोई बात नहीं, बाकी यार जितने एंगल्स हैं वो सब 90 आपको मिलने चाहिए, नहीं मिलते थे। बॉन्ड एंगल वाज फाउंड टू बी सेम 109.5, जैसे बोलो 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का आपको मिलता है बॉन्ड एंगल। ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम, सारे बॉन्ड एंगल सेम। ये क्या हुआ इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इसमें, ऐसा क्यों हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, पर आप ये बताना चाहिए कि एक प्रॉब्लम आपको मैंने दी है, ठीक है? चलिए तो आगे बात करते हैं। इसे आप जरा कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, बाद में ले लीजिएगा। अब हम आते हैं और आगे, अब हम क्या करेंगे, बीबीडी के हिसाब से हमने अभी तक पढ़ा है पॉजिटिव ओवरलैप एंड नेगेटिव ओवरलैप। अब जो आपका ओवरलैपिंग अगर हो गई तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर लेते हैं तो दो तरह के वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो दो तरह के बॉन्ड बनाएंगे, राइट? और ये जो मैं बताने वाला हूं एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो को इसके बाद कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। थैंक यू।